चौथा मेथड बनाने का डिकार्बोक्सिलेशन यानी कि हुंज़िकर रिएक्शन। हुंज़िकर रिएक्शन में आप सिल्वर सॉल्ट लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसकी रिएक्शन आप Br2 के साथ या CCl2 के साथ किसी के साथ भी कराते हैं CCl4 सॉल्वेंट के अंदर। आपको इस केस में मिलेगा क्या, एल्काइल हैलाइड्स यानी कि ब्रोमाइड्स या क्लोराइड। जितने कार्बन आपको यहाँ दिख रहे हैं ना, जो एल्काइलाइड बनेगी उसमें एक कार्बन कम हो जाएगा पहले से, क्योंकि बचा हुआ एक कार्बन किसमें चला जाएगा, CO2 के अंदर। तो ये रिएक्शन जो है वो बेसिकली क्या कहलाएगी, स्टेप डाउन रिएक्शन, क्योंकि इसमें कार्बन का नंबर कम हो रहा है। फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर बात करते हैं तो सॉल्युबिलिटी, जितने भी एलो एल्केन्स है पानी के अंदर इनसॉल्युबल, क्योंकि पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते। डेंसिटी, सबसे ज्यादा डेंसर होते हैं आयोडाइड या ब्रोमाइड, सबसे कम क्लोराइड या फ्लोराइड। ठीक। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर मास पर, डिपेंड करता है साइज पर, डिपेंड करता है वैन डर वाल फोर्स पर, यानी वैन डर वाल फोर्स का साइज, वैन डर वाल फोर्स का मैग्नीट्यूड डिपेंड किस पे करता है, साइज पर। साइज बढ़ेगा तो वैन डर वाल फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू इंक्रीज करेगी। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट इनवर्स चलता है ब्रांचिंग के, किसके इनवर्स चलता है, ब्रांचिंग के। ठीक है, इसके लिए भी मैं एग्जांपल बताता हूँ। अब जैसे मैंने ये कंपाउंड ले लिए, तो इन कंपाउंड के अंदर सबसे ज्यादा मास किसका होगा, CCl4 का, तो सबसे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, CCl4 का। सबसे कम किसका होगा, CH3Cl का। और नीचे वाले कंपाउंड के अंदर सबसे ज्यादा साइज किसका है, जिसमें 3 कार्बन है उसका साइज सबसे ज्यादा। ठीक है, तो 3 कार्बन वाले का BP सबसे ज्यादा, 1 कार्बन वाले का BP सबसे कम। अब अगर मैं इसको 4 कार्बन कर देता तो 4 कार्बन वाले का BP सबसे ज्यादा होता है या नहीं होता। 4 कार्बन वाले कंपाउंड का जरा नाम बताओ क्या होगा, तो 4 कार्बन वाले कंपाउंड का नाम हो गया C4H9Cl, C4H9Cl। अब C4H9Cl ये जल्दी से 4 आइसोमर बनाओ, 4 बनेंगे, और इन 4 आइसोमर के BP अरेंज करके मुझे बताओ, करो जल्दी इस काम को। तो देखो बेटा, C4H9Cl के तुमने जो आइसोमर बनाया उनमें से पहला वाला बनाया तुमने नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड एंड ब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है, दूसरा आइसोमर मैंने बनाया CH3CHCl, सिंगल बॉन्ड है CH2, सिंगल बॉन्ड है CH3, इसको नाम दे दिया मैंने आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है, तीसरा कंपाउंड मैंने बनाया CH3CHCl, CH2CH3, इसको बोल दिया मैंने सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है, तीसरा चौथा कंपाउंड हो गया CH3CCl, CH3 सिंगल बॉन्ड है CH3, इसका नाम हो गया टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। 4 बन गए। अब 4 में से A और B दोनों 1 डिग्री वाले हैं, ये वाला 2 डिग्री का है और ये वाला 3 डिग्री का है। सही है, तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर इनवर्स होता है ब्रांचिंग के। ठीक है, और ब्रांचिंग सबसे ज्यादा होती है 3 डिग्री वाले में, फिर होती है 2 डिग्री वाले में, और सबसे कम होती है 1 डिग्री वाले में। तो 1 डिग्री वालों का BP 2 डिग्री से ज्यादा होगा, 2 डिग्री वालों का BP 3 डिग्री वालों से ज्यादा होगा। ये आ गया बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। तो तुम्हारे पास जो ABCD मैंने 4 कंपाउंड लिखे हुए हैं, इन चारों कंपाउंड के अंदर अगर BP अरेंज करेंगे तो सबसे कम BP किसका निकलेगा, D वाले का, उससे ज्यादा C वाले का, उससे ज्यादा B वाले का, और सबसे ज्यादा A वाले का। ये आ गया बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, अगर आइसोमर्स दे दिए जाए तो। ठीक है, अच्छा ये आइसो गलत लिख दिया, आइसो के अंदर यहाँ CH3 हो गया और यहाँ CH2CH, ये हो गया आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है, अब हो गया बॉइलिंग पॉइंट का सही ऑर्डर, दैट इज 3 डिग्री, लेसर देन 2 डिग्री, लेसर देन 1 डिग्री। अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पर। तो केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर एल्काइलाइड या हेलो एल्कीन की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, वो केमिकल प्रॉपर्टीज को मैंने 3 मेजर कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया। सबसे पहला आता है एसएन रिएक्शन, दूसरा आता है तुम्हारे पास एलिमिनेशन। एलिमिनेशन को स्पेशली आप बीटा एलिमिनेशन भी बोल सकते हो, या फिर इसे डिहाइड्रो हेलोजिनेशन भी बोलते हैं, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। ठीक है, और तीसरी कैटेगरी है मिसलेनियस रिएक्शन की। तो मिसलेनियस रिएक्शन के अंदर 2 कैटेगरी आ गई, रिडक्शन एंड रिएक्शन विद मेटल। पहली रिडक्शन और दूसरी रिएक्शन विद मेटल। तो मैं सबसे पहली बात कर रहा हूं केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर एसएन रिएक्शन की। तो एसएन रिएक्शन का मतलब है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एसएन का मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक ग्रुप हटेगा उसकी जगह दूसरा लगेगा। सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है भाई, एक ग्रुप हटेगा उसकी जगह दूसरा लगेगा। तो हटने वाला वीक होना चाहिए और लगने वाला स्ट्रांग होना चाहिए, तभी तो ये रिएक्शन होगी। तो इस रिएक्शन के अंदर हमेशा एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वीक न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करता है। अच्छे से याद रखनी है ये बात, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हमेशा वीक न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करता है। सही है। सबसे आसानी से लीव होने वाला जो ग्रुप होता है वो होता है आई, उसके बाद Br, फिर Cl और सबसे देर में F। तो जो आई नेगेटिव है ना, इसको हम बोलते हैं बेटर लीविंग ग्रुप। बेटर लीविंग ग्रुप बड़ी आसानी से छोड़ देगा एल्काइल का साथ। सही है। तो जो छोड़ेगा तभी तो हटेगा, हटेगा तभी तो दूसरा न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करेगा। बता भाई नहीं है भाई समझ में। तो इस रिएक्शन में सबसे फास्टर रिएक्ट कौन करते हैं, आयोडाइड, फिर ब्रोमाइड, फिर क्लोराइड और सबसे देर में क्लोराइड। आयोडाइड क्या होता है, बेटर लिविंग ग्रुप। आयोडाइड क्या होता है, बेटर लिविंग ग्रुप। ठीक है। इस रिएक्शन में सबसे फास्टर रिएक्ट कौन करेंगे, आयोडाइड, फिर ब्रोमाइड, फिर क्लोराइड, फिर क्लोराइड। सभी तरह के एसएन के लिए, एसएन कितने तरीके का होता है, 2 तरीके का। चाहे SN1 करा लो चाहे SN2 करा लो, इससे कोई मतलब नहीं है। सबसे फास्टर रिएक्ट कौन करेगा, फिर ब्रोमाइड, देन क्लोराइड एंड आफ्टर दैट क्लोराइड। व्हाट इट। अब एसएन की 2 कैटेगरी होती है, पहली SN1 और SN2। सही है। अब इसको मैं बाय कॉलम इसे समझाता हूँ, तुरंत आ जाएगी बात समझ में। SN1 क्या चीज है और SN2 क्या चीज है। देखो, तो तुम्हारे पास SN1 और SN2 के बीच में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले समझो SN1 के अंदर क्या क्या होता है। तो SN1 मैकेनिज्म फॉलो करने के लिए एल्काइलाइड जो होना चाहिए वो होना चाहिए बल्कि। कैसा होना चाहिए, बल्कि, भारी होना चाहिए। भारी एल्काइलाइड कौन सा होता है, 3 डिग्री वाला होता है, नहीं होता है। सबसे भारी एल्काइलाइड कौन सा है, 3 डिग्री वाला। तो ये रिएक्शन सबसे फास्टर होती है 3 डिग्री वालों में और सबसे वीकर होती है 1 डिग्री वालों में। पहली बात। दूसरी बात, इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट जो बनता है वो होता है कार्बोकेटाइन। क्या होता है, और कार्बोकेटाइन की जितनी भी हाइब्रिडाइजेशन होती है वो क्या होती है, sp2। अब कार्बोकेटाइन आपको 3 स्पेशल टाइप का तो याद रखना ही रखना है, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री वाला। सही है। अब 3 डिग्री कार्बोकेटाइन हाईली स्टेबल होता है, 1 डिग्री वाला सबसे कम स्टेबल होता है। ये बात पहले भी बताई जा चुकी है। ठीक है। अब 1 डिग्री से सबसे कम स्टेबल जो है वो कौन सा है, बेनाइल कार्बोकेटाइन। और 3 डिग्री से भी ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा है, एराइल या बेंजाइल। तो एराइल और बेंजाइल कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी होती है वो रेजोनेंस की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है, रेजोनेंस की वजह से। जबकि 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी होती है वो आई इफेक्ट की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है, आई इफेक्ट या फिर हाइपर कंजुगेशन की वजह से होती है। सही है। अब इफेक्ट का तो हमको इसमें यूज करना नहीं है, हमको तो केवल इतना याद रखना है कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है कार्बोकेटाइन का 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। इसलिए इस रिएक्शन में एल्काइलाइड की रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है 3 डिग्री एल्काइलाइड ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। ठीक है। अब ये रिएक्शन जो कंप्लीट होती है वो कितने स्टेप में होती है, 2 स्टेप में। अब अगर रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट हो रही है तो रिएक्शन कैसी हो गई, यूनिमोलिकुलर। क्या हो गई, यूनिमोलिकुलर। यूनिमोलिकुलर का मतलब कि रिएक्शन भले ही 2 स्टेप में कंप्लीट हो रही है, लेकिन जो रिएक्शन की रेट है वो डिपेंड कर रही है मात्र 1 मॉलिक्यूल पर। इस पर डिपेंड कर रही है 1 मॉलिक्यूल पर। इसलिए नाम क्या लिखा हुआ है, SN1। SN1 के अंदर 1 का क्या मतलब है, यूनिमोलिकुलर। 1 का क्या मतलब है, यूनिमोलिकुलर। यूनिमोलिकुलर का मतलब रेट जो है वो केवल 1 मॉलिक्यूल पर डिपेंड करेगी। वो कौन होगा, 3 डिग्री एल्काइलाइड। वो कौन होगा, यानी बल्कि मतलब जितना भारी एल्काइलाइड होगा रेट उस पर डिपेंड करेगी। सही है। इस पर डिपेंड नहीं करेगी तो न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगी। किस पर डिपेंड नहीं करेगी, न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगी। यानी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि न्यूक्लियोफाइल कैसा है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है। SN1 मैकेनिज्म ऑपरेट हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग से भी हो जाएगी, वीक से भी हो जाएगी। इतनी बात आ गई है भाई समझ में। अब जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट के अंदर आपको एक फिनोमेनन देखने को मिलेगा जिसे बोलेंगे रेजमाइनेशन। क्या बोलेंगे, रेजमाइनेशन। क्या होता है रेजमाइनेशन, ये मैं बताऊंगा अभी मैकेनिज्म से कि रेजमाइनेशन क्या चीज है। ठीक। ये सारी डिटेल किसके हैं, SN1 के। तो SN2 में क्या क्या होता है भैया, SN2 के अंदर रिएक्टिविटी का ऑर्डर SN1 के रिवर्स होता है। यानी कि SN2 के अंदर 1 डिग्री सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है और 3 डिग्री सबसे कम रिएक्टिव होता है। सही है। तो SN1 SN2 के दोनों के ऑर्डर को देखो तो 2 डिग्री एल्काइलाइड बीच में आ रहा है, नहीं आ रहा है। SN1 के अंदर भी 2 डिग्री वाला बीच में आ रहा है, SN2 के अंदर भी 2 डिग्री वाला बीच में आ रहा है। तो 2 डिग्री एल्काइलाइड एक ऐसा एल्काइलाइड होता है जो SN1 और SN2 दोनों मैकेनिज्म को फॉलो कर लेता है। SN1 भी कर जाता है और SN2 भी कर जाता है। अब SN2 मैकेनिज्म के अंदर जो इंटरमीडिएट होता है वो इंटरमीडिएट एक ट्रांजिशन स्टेट होती है। क्या होती है, ट्रांजिशन स्टेट। अब इस ट्रांजिशन स्टेट में टोटल लाके बनते हैं 5 बॉन्ड। कितने बॉन्ड बनते हैं, 5 के लिए हाइब्रिडेशन क्या आएगी, एक S 3 P 1 D। हाइब्रिडेशन का नाम हो गया sp3d। सही है। अब
जो SN2 मैकेनिज्म है ये सिंगल स्टेप में होती है, लेकिन जिस स्टेप में भी होती है उस स्टेप पर जो रेट है वो एक साथ दो मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है। तो SN2 के अंदर जो 2 वर्ड हमने लगाया हुआ है, किसने लगाया हुआ है, यानी कि ये बाई मॉलिक्यूलर है। क्या है? बाई मॉलिक्यूलर। होती सिंगल स्टेप में, लेकिन होती कैसी है? बाई मॉलिक्यूलर। गॉट इट? अब जो रेट है वो दो मॉलिक्यूल पे डिपेंड कर रही है। कौन कौन से दो मॉलिक्यूल तुम्हें दिखाई दे रहे हैं? एक एल्काइलाइड का और एक न्यूक्लियोफाइल का। यानी डिपेंड करती है एक तो 1 डिग्री एल्काइलाइड पर और दूसरा डिपेंड करती है न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर। सही है। अब अगर न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड कर रही है तो ये तो फैक्ट बात है ना कि न्यूक्लियोफाइल अगर स्ट्रॉन्ग हुआ तो रेट ज्यादा होगी और न्यूक्लियोफाइल अगर वीक हुआ तो रेट कम हो जाएगी। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का नेचर डिसाइडिंग फैक्टर होता है प्रोडक्ट को बनाने के लिए कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लगा हुआ है या फिर वीक न्यूक्लियोफाइल लगा हुआ है। उसके बाद अगर जो प्रोडक्ट बनता है, ठीक, अगर हम एल्काइलाइड जो ले रहे हैं इस रिएक्शन में, अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव ले लें तो उस सिचुएशन के अंदर यहाँ जो प्रोडक्ट बनता है वो किसमें चला जाता है? इन्वर्जन के अंदर। किसमें चला जाता है? इन्वर्जन के अंदर। तो यहाँ दो टर्म आ रहे हैं। SN1 के अंदर तुमने क्या देखा? रेजमाइजेशन। और SN2 के अंदर क्या आता है? इन्वर्जन। बात आ गई समझ में? इनके मैकेनिज्म में आए तो मैकेनिज्म के अंदर SN1 मैकेनिज्म के अंदर, तो SN1 मैकेनिज्म के अंदर तुम्हारे पास एल्काइलाइड दिया हुआ है, कैसा है? बल्कि। सही है। लेकिन बल्कि के साथ एक खास बात क्या है कि जिस कार्बन के साथ सराउंडिंग में ग्रुप अटैच है वो कार्बन कायरल कार्बन है। कैसा कार्बन है? कायरल, यानी एसिमेट्रिक कार्बन। एसिमेट्रिक कार्बन यानी कायरल कार्बन का मतलब होता है ऐसा कार्बन जो कि 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच हो जाए। ऐसे कार्बन को क्या बोलते हैं? सही है। और अगर 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच हो गए, कार्बन कायरल हो गया, तो वो एक फिनोमेनन शो करना शुरू कर देता है जिसको बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल एक्टिविटी। सही है। अब इसके अंदर होता ये है कि जैसे कि ये तुम्हारे पास एल्काइलाइड है और तुम्हारे पास न्यूक्लियोफाइल आकर के अप्रोच करता है इसके ऊपर। सही है। अब उस न्यूक्लियोफाइल को मान लो मैंने OH नेगेटिव मान लिया, Cl नेगेटिव मान लिया, कोई भी न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। सही है। मैंने जनरल नाम दे दिया NU नेगेटिव। तो उस न्यूक्लियोफाइल के अप्रोच करने के जो तरीके होते हैं वो दो होते हैं। या तो वो न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करे या वो न्यूक्लियोफाइल आगे से अटैक करे। यानी 50% चांस होते हैं पीछे से यानी बैक साइड अटैक करने के और 50% चांस होते हैं फ्रंट साइड अटैक करने के। होते हैं नहीं होते? सही है। तो अगर 50% के चांस है तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे? दो ही तो बनेंगे। या तो न्यूक्लियोफाइल आगे से लगेगा या फिर ये न्यूक्लियोफाइल पीछे से लगेगा। सही है। तो 50% जो होगा प्रोडक्ट एक टाइप का बनेगा, 50% जो होगा प्रोडक्ट वो दूसरे टाइप का होगा। अब अगर चेक करो तो अगर ये दोनों प्रोडक्ट को आप देखो तो ये दोनों प्रोडक्ट एक दूसरे की क्या है? मिरर इमेज है या नहीं है? लेकिन दोनों एक दूसरे पे कैसी है? नॉन सुपर इम्पोजेबल। तो ये जो दोनों कंपाउंड बन रहे हैं ना, ये दोनों कंपाउंड नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं। क्या है ये दोनों कंपाउंड? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। अब अगर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होती है ना तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है एनेंशियोमर्स। क्या कहलाती है? एनेंशियोमर्स। सही है। ऑप्टिकल एक्टिविटी के अंदर बनने वाले आइसोमर्स को क्या बोला जाता है? एनेंशियोमर। अब इन एनेंशियोमर में से एक फॉर्म जो होती है प्लस कहलाती है और दूसरी फॉर्म होती है वो कहलाती है माइनस। यानी कि एक होता है डी फॉर्म और एक होता है एल फॉर्म। अब दोनों का यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो कितने का मिल रहा है? 50/50 का, 1:1 का। सही है। तो अगर 50% कंपाउंड क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो 50% एंटी क्लॉकवाइज भी तो रोटेट करेगा। तो नेट रोटेशन की वैल्यू कितनी आएगी? 0। तो कंपाउंड के अंदर कार्बन कायरल है दोनों के अंदर, इसके अंदर भी और इसके अंदर भी। उसके बावजूद भी ये पूरा सोल्यूशन कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा। ऐसा मिक्सचर जो होता है वो क्या कहलाता है? रेजमिक मिक्सचर। क्या कहलाता है? रेजमिक मिक्सचर। और जो प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है? रेजमाइजेशन। ठीक है। रेजमाइजेशन किसमें होता है? SN1 के अंदर। अब अगर तुम SN2 मैकेनिज्म में आओ तो SN2 मैकेनिज्म में तुम्हारे पास जो एल्काइल हैलाइड है उसकी तुमने रिएक्शन करा दी OH नेगेटिव के साथ। हुआ ये कि Br हटा, बदले में OH लगा, लेकिन Br और OH एक ही स्टेप में हटते हुए लगते हैं। वो स्टेप कौन सा है? ये वाला। आ गई बात समझ में? अब इस स्टेप के अंदर अगर तुम चेक करो तो कार्बन एक साथ कितने बॉन्ड बना रहा है? 5 बॉन्ड। और कार्बन कभी भी 4 बॉन्ड से ज्यादा तो बनाता नहीं है। बनाता है क्या? नहीं बनाता है। तो ये जो स्टेट हो गई वो हाईली अनस्टेबल स्टेट हो गई। तो उसे क्या नाम दे दिया जाता है? ट्रांजिशन स्टेट। क्या नाम दे दिया जाता है? ट्रांजिशन स्टेट। अब इस स्टेट के अंदर कार्बन टोटल मिला के 5 बॉन्ड बना रहा है तो हाइड्रेशन क्या आएगी निकल करके? sp3d आएगी नहीं आएगी? अब जब ये OH लग गया तो Br आगे से निकल गया, तो Br तो निकल गया था और OH पीछे से लग जाता है। तो जो OH अटैच हुआ कहाँ से अटैच हुआ? पीछे से। जबकि Br जो निकला वो कहाँ से निकला? आगे से। तो कुल मिला के अगर मॉलिक्यूल पहले सीधा था तो OH के लगने के बाद उल्टा हो जाएगा नहीं हो जाएगा? जब किसी चीज की एक कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है और वो कॉन्फ़िगरेशन रिएक्शन के बाद बदल जाए तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है? इन्वर्जन। क्या कहलाती है? इन्वर्जन। तो पर्टिकुलरली इस प्रोसेस को वॉल्डेन इन्वर्जन बोला जाता है क्योंकि वॉल्डेन के नाम पर दिया जाता है इसे। वॉल्डेन साइंटिस्ट का नाम है। सही है।
तो नाम क्या है पूरा, वॉल्डेन इन्वर्जन या फिर सिंपली इन्वर्जन। अब इस रिएक्शन के अंदर डी फॉर्म किसमें कन्वर्ट हो रही है, एल फॉर्म के अंदर, या फिर एल फॉर्म किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, डी फॉर्म के अंदर। व्हाट इट, द रिएक्शन इज नोन एज इन्वर्जन, द प्रोसेस इज नोन एज इन्वर्जन। डिफरेंस आगे समझ में, SN1 और SN2 में क्या डिफरेंस है, तो ये मेजर डिफरेंस है SN रिएक्शंस के। देखो कुछ एग्जांपल SN रिएक्शन के, एक्वस KOH या NaOH के साथ करा लो, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ करा लो, KCN के साथ करा लो, सही है। तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनेंगे वो क्या क्या बनेगा, अगर एक्वस KOH के साथ कराओगे तो KX बाहर हो जाएगा, R के साथ OH लग जाएगा, क्या तैयार हो गया, अल्कोहल। अगर NaOR के साथ कराओगे तो क्या तैयार हो गया, ईथर। ईथर बनने की जो प्रोसेस होती है उसका क्या नाम होता है, विलियमसन सिंथेसिस। और अगर KCN के साथ कराओगे तो रिएक्शन के अंदर क्या बन जाएगा, साइनाइड। AgCN के साथ कराओगे तो क्या बनेगा, आइसोसाइनाइड। तो अगर साइनाइड बनता हो, साइनाइड का तुमने हाइड्रोलाइसिस करा दिया कंप्लीट, तो CN ग्रुप किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, COH के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर साइनाइड की आपने हाइड्रोलाइसिस करा दी तो हाइड्रोलाइसिस कराने के बाद CN ग्रुप किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, COH के अंदर। क्या तैयार हो गया, एसिड। और अगर तुमने रिडक्शन करा दिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, किसके साथ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, तो उस सिचुएशन में क्या बन जाएगी, अमीन। क्या बन जाएगी, अमीन, यानी कि RCH2 NH2। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास कुछ एग्जांपल SN रिएक्शन के। अगले कैटेगरी के अंदर आती है रिएक्शन जिसका नाम है एलिमिनेशन, यानी कि बीटा एलिमिनेशन भी जिसको बोलते हैं, बोल सकते हैं बीटा एलिमिनेशन, सही है। अब इस रिएक्शन में क्या होता है, इस रिएक्शन में हमारे पास एक एल्काइल एड है और उसकी रिएक्शन तुम करा दोगे अल्कोहलिक KOH के साथ, ठीक है। तो अल्कोहलिक KOH के साथ जैसी रिएक्शन कराओगे तो जिस कार्बन से हेलोजन अटैच है उसे नाम दे दोगे अल्फा, उसके बराबर वाले कार्बन को नाम दे दोगे बीटा। अल्फा से हेलोजन चली जाएगी, बीटा से हाइड्रोजन चली जाएगी। क्या आंसर हो गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस बाई प्रोडक्ट में क्या हो गया, KBr प्लस वाटर। यानी एलिमिनेशन से क्या बनती है, एल्कीन। एलिमिनेशन से क्या बनती है, एल्कीन बनती है। अब जो एल्कीन बन रही है, अगर वो दो टाइप की हो गई तो कौन सी एल्कीन मेजर कौन सी माइनर होगी वो कौन डिसाइड करेगा, सेटजेफ रूल। पहले डिस्कस हो चुका है सेटजेफ रूल, सही है। कि एल्कीन जो बनेगी वो मेजर होगी या माइनर होगी, ये कैसे डिसाइड होगा, वो होगा सेटजेफ रूल से। तो सेटजेफ रूल की डिटेल में तो हम नहीं जाते हैं, केवल एक सिंपल बात याद है, समझ लेना। एलिमिनेशन का मतलब एल्काइल से क्या तैयार हो जाएगी, एल्कीन। देखो भाई, मिसलेनियस रिएक्शन के अंदर दो कैटेगरी आ गई तुम्हारे पास। पहली आ गई रिडक्शन और दूसरी आ गई रिएक्शन विद मेटल। रिडक्शन के अंदर अगर आप एल्काइल का रिडक्शन कराते हैं, रिडक्शन मतलब क्या, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है या नहीं है। तो आपने एल्काइल का हाइड्रोजन के साथ एडिशन करा दिया, इनमें से कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट का यूज कर लो। जो एल्काइल है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, एल्केन के अंदर। बाई प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, HX का, सही है। उसके बाद आता है रिएक्शन विद मेटल। मेटल के अंदर दो नाम आ गए, सोडियम और मैग्नीशियम। अगर सोडियम के साथ एल्काइल की रिएक्शन कराई तो तुमको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट मिलेगा एल्केन। कैसे कराओगे रिएक्शन, एल्काइल की सोडियम के साथ रिएक्शन कराओगे। कितना एल्काइल का मॉलिक्यूल ले लोगे, दो। बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा दो, तो यहाँ 2 लगाते ही 2NaX बाहर हो गया बाई प्रोडक्ट के अंदर। इस वाले R के साथ ये वाला R अटैच कर दो, क्या तैयार हो गया, एल्केन। जो एल्केन बनती है ना, उसके बारे में याद रखना, जो एल्केन बनती है वो सिमेट्रिकल होती है, यानी काटोगे तो इक्वल आपको कट जाएगी। पहले बता चुका हूँ ये बात, सही है। उसके बाद आता है रिएक्शन विद मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम के साथ अगर आप रिएक्शन कराओगे तो एल्काइल जब भी मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करेगा तो आपको R और X के बीच में Mg को डाल देना है। क्या बन गया, RMgX। R क्या है, कार्बन, एल्काइल, और अटैच किसके साथ है, Mg के साथ। तो ये जो RMgX है ना, ये बेसिकली एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है। क्या होता है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, गिगनार्ड रिएजेंट नाम है इसका। क्या नाम है, गिगनार्ड रिएजेंट। अब ये गिगनार्ड रिएजेंट जब भी बनाते हैं ना, तो बनाने के लिए हमेशा एनहाइड्रस कंडीशन का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, एनहाइड्रस कंडीशन, यानी कि ड्राई ईथर का यूज करते हैं। जरा भी पानी नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि गिगनार्ड का जो R होता है ना, वो मेटल के साथ अटैच है, तो मेटल पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। तो गिगनार्ड पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। सॉरी, एल्काइल पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। तो अगर गिगनार्ड के एल्काइल पर नेगेटिव चार्ज आ गया और पानी का H आयन इसके कांटेक्ट में आ जाए तो H पॉजिटिव R नेगेटिव के साथ कंबाइन करके क्या बना दे देगा, एल्केन, सही है। तो अगर गिगनार्ड हाइड्रेटेड कंडीशन के अंदर तैयार करते हो, यानी सोल्यूशन में अगर जरा भी वाटर प्रेजेंट होता है, तो उस सिचुएशन में गिगनार्ड किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एल्केन के अंदर। बता गई नहीं अभी समझ में।